हेलो फेलो रीडर्स। बुक वाइज चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। ऑगस्ट हॉल के रीडिंग कलेक्शन में हमने शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेला और फैंटेसी जॉनरा को मार्क किया था। आज हम ऐसी ही स्टोरी का एनालिसिस करेंगे जो क्लासिक है और लेस रेड भी। आज की चोजन स्टोरी 1922 में यूएस ऑथर एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड की लिखी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन है, जिसे बाद में टेल्स ऑफ द जैज एज बुक में ऐड कर लिया गया था। मैं ये स्टोरी आप सभी को इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि पहली, ये केवल 39 पेजेस की शॉर्ट स्टोरी है। दूसरी, अपने टाइटल की तरह ये स्टोरी आपको रिवर्स एजिंग, जिसमें उम्र बुढ़ापे से बचपन की ओर बढ़ती है, के बारे में लिखी गई है, जो काफ़ी फैसिनेटिंग है। तीसरी, इस बुक में पूरे लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब किया गया है, जो सभी एज ग्रुप को रिलेट करने में कन्वीनियंट है। तो बिना किसी और देर के शुरू करते हैं आज की चोजन शॉर्ट स्टोरी एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड की लिखी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। कहानी की शुरुआत 1860 में होती है। यंग रॉजर बटन और उनकी वाइफ एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उनके पहले बेबी की डिलीवरी होनी होती है। रॉजर बटन काफ़ी एंशियस होते हैं और कुछ देर बाद जब डॉक्टर उनके पास आते हैं तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रॉजर बटन उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। डॉक्टर सवालों से परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं अब वो उनके या उनके किसी फैमिली मेम्बर को दोबारा नहीं देखना चाहते, और गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। रॉजर बटन डर कर लेबर रूम की तरफ भागते हैं और एक नर्स उन्हें टेरिफाइंगली लीड करती है। रॉजर बटन को ऐसा अजीब बिहेवियर तब समझ आता है जब वो लेबर रूम पहुंचते हैं। वहाँ क्रेडल में बच्चे की जगह कोई 80 साल का इंसान दिखता है, जिनके पैर क्रेडल से बाहर आ रहे होते हैं, और वो इंसान रॉजर बटन से टूटी आवाज़ में पूछता है कि क्या वो उसके फादर हैं, और अगर हैं तो उसे उस जगह से और उन लोगों से बाहर ले जाएं। रॉजर बटन काफ़ी डर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कौन है और बच्चे की जगह वो क्या कर रहा है। दोनों के बीच स्ट्रेसफुल कॉन्वर्सेशन होती है और नर्स कंफर्म करती है कि वो इंसान रॉजर बटन का न्यूबॉर्न बेबी है। रॉजर बटन आश्चर्य से केवल अपने न्यूबॉर्न बेबी को देखता है और फिर उसके लिए नए कपड़े खरीदने चला जाता है। रॉजर बटन एक क्लोथिंग शॉप पर पहुंचकर काफ़ी कंफ्यूजन में कपड़े खरीदता है और वापस आकर अपने न्यूबॉर्न ग्रोन अप बेबी को दे देता है। बेबी उनसे पूछता है कि उसका नाम क्या है। कंफ्यूज रॉजर बटन बताते हैं कि फिलहाल तो उसका नाम बेबी है, लेकिन उसे वो मेथुसेला पुकारेंगे। जिन लिसनर्स को मेथुसेला के बारे में नहीं पता, मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बिब्लिकल नाम है। मेथुसेला 969 ईयर्स जीने वाले नोआ के ग्रैंडफादर थे। घर पहुंचकर बेबी का नाम बेंजामिन दिया जाता है। बेंजामिन 5 फीट 8 इंचेस टॉल, डाई किए थोड़े बहुत बाल और आईब्रोज और अजीब से लुक वाला एक बच्चा है, जिसके बेबी सिटिंग के लिए कोई भी नर्स नहीं मानती। बेंजामिन अपने 70 ईयर्स के ग्रैंडफादर की तरह दिखता है, जो बेंजामिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन दोनों 7 घंटों तक बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। और एक दिन उनकी डेथ हो जाती है और बेंजामिन उन्हें काफ़ी मिस करता है। बेंजामिन के 5 साल पूरे होने पर उसे किंडरगार्टन भेजा जाता है, जहां वो क्लास के बीच में ही सो जाता है। उसकी यंग टीचर उससे काफ़ी चिढ़ जाती है और उसके पेरेंट्स को कंप्लेन कर देती है। बेंजामिन को स्कूल से हटा लिया जाता है। जब बेंजामिन 12 साल का होता है तब उसके पेरेंट्स को उसके साथ रहने की आदत हो जाती है। वो बेंजामिन से बिल्कुल किसी आम बच्चे की तरह ही बिहेव करते हैं। बेंजामिन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अपने 18वें साल में वो किसी 50 साल के ग्रोन अप मैन की तरह दिखता है। उसके सर पर कुछ बाल उग आते हैं। उसकी चाल अब ज़्यादा फर्म हो जाती है और आवाज़ पहले से कपकपाती हुई नहीं, बल्कि हेल्दी बैरिटोन में अपीयर होती है। उसके फादर उसे कनेक्टिकट के येल कॉलेज भेजते हैं, जहाँ के एंट्रेंस को बेंजामिन पास कर लेता है। एक दिन जब कॉलेज के रजिस्ट्रार बेंजामिन को अपने ऑफिस बुलाते हैं तो रजिस्ट्रार को लगता है कि वो बेंजामिन के फादर हैं। बेंजामिन जब ये क्लियर करता है कि एग्ज़ाम उसने ही पास किया है तो रजिस्ट्रार बौखला जाता है और कॉलेज से उसे भगा देता है। कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे दौड़ाते हैं और बेंजामिन जान बचाकर ट्रेन में बैठकर घर वापस आ जाता है। 1880 में बेंजामिन 20 साल का हो जाता है और वो अपने फादर के साथ काम पर जाता है। रॉजर बटन की एज अब 50 की हो गई है। बेंजामिन अपने बालों को डाई नहीं करता और वो सफ़ेद से दिखते हैं। रॉजर बटन और बेंजामिन फादर सन तो नहीं दिखते, हाँ, अब दो भाई ज़रूर दिखते हैं। एक दिन बेंजामिन अपने फादर के साथ एक क्लब में जाता है, जहाँ उसे मॉन्क्रीफ हिल्डेगार्ड दिखती है और बेंजामिन को वो बहुत पसंद आती है। हिल्डेगार्ड को बेंजामिन 50 की उम्र का दिखता है और उसके अकॉर्डिंग 50 परफेक्ट रोमांटिक एज होता है किसी के साथ एक आइडियल रोमांटिक रिलेशनशिप में जाने के लिए। दोनों साथ डांस करते हैं और वो शाम बेंजामिन की सबसे खूबसूरत शाम होती है।
6 महीने के बाद बेंजामिन बटन की शादी हिल्डेगार्ड से हो जाती है, जिसकी वजह से बाल्टीमोर सोसाइटी एक बार फिर से बेंजामिन की स्टोरी से रूबरू होते हैं। न्यूज़पेपर्स में बेंजामिन को काफ़ी मिस्टीरियस और फनी वेज में डिपिक्ट करते हैं। बेंजामिन को लोग मिस्टीरियस मैन ऑफ मैरीलैंड के नाम से जानते हैं। बेंजामिन अपने काम को काफ़ी मन लगाकर करता है और लगभग 15 सालों के बाद 1895 में रॉजर बटन रिटायर हो जाते हैं। इन 15 सालों में बेंजामिन काफ़ी यंग दिखने लगता है। काम करते हुए अब वो नहीं थकता। उसके अक्लमंदी से कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होती है और लोग उसे काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। जब हिल्डेगार्ड 35 की होती है तब उनका बेटा 14 ईयर्स का होता है। हिल्डेगार्ड के चेहरे की रौनक धीरे धीरे कम हो जाती है और दूसरी ओर बेंजामिन काफ़ी चार्मिंग दिखने लगता है। क्लब्स में यंग लेडीज़ बेंजामिन को डांस के लिए इनवाइट करती है और हिल्डेगार्ड अपने हस्बैंड को मिस्टीरियसली देखती है। बेंजामिन की यूथफुलनेस की वजह से वो कंपनी में ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाता, इसलिए वो रिज़ाइन कर देता है। हिल्डेगार्ड की ढलती उम्र और बेंजामिन की यूथफुल चार्म बेंजामिन के लिए कंसर्न बनती जाती है। इस बात से हिल्डेगार्ड भी काफ़ी अनॉयड रहती है। बेंजामिन और उसका बेटा रॉस को अक्सर भाइयों की तरह ही देखे जाते हैं। सितंबर 1910 में रॉजर बटन एंड कंपनी होलसेल हार्डवेयर बेंजामिन अपने बेटे रॉस्को को दे देता है और खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करने के लिए चला जाता है। वहाँ वह इस बात का ध्यान रखता है कि किसी को उसकी उम्र का पता ना हो और ना ही ये कि उसके बेटे ने 10 साल पहले उसी इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन पूरी की थी। बेंजामिन 50 सालों का हो जाता है और वो यूनिवर्सिटी की ओर से फुटबॉल खेलता है, जहाँ एक बार उनका मैच येल यूनिवर्सिटी वालों से होता है। क्योंकि बेंजामिन को येल से भगा दिया गया था, इसलिए वो इस मैच के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है। मैच में वो काफ़ी अग्रेसिवली खेलकर 7 टचडाउन्स और 14 फील्ड गोल्स स्कोर करता है, जिसकी वजह से कॉलेज में बेंजामिन को काफ़ी सेलिब्रेट भी किया जाता है। कॉलेज डिप्लोमा पूरी करके बेंजामिन अपने घर बाल्टीमोर जाता है। हिल्डेगार्ड इटली शिफ्ट हो जाती है और रॉस्को की शादी हो जाती है। रॉस्को अपने फादर को पसंद नहीं करता। वो बोलता है कि उसकी घटती उम्र उसके लिए हेडेक की तरह है और यह भी कि अगर घर पे कभी कोई गेस्ट आए तो बेंजामिन अपने बेटे रॉस्को को अंकल कहकर एड्रेस करे। बेंजामिन जब 57 का होता है तो वो हार्डली 16 ईयर्स का दिखता है। स्पेनिश अमेरिकन वॉर में क्योंकि बेंजामिन ने सर्व किया होता है, इसलिए पुराने ऑफिसर्स को फिर से हायर रैंक को सर्व करने के लिए यूएस आर्मी में बुला लिया जाता है। वहाँ उसके लुक की वजह से उसे निकाल दिया जाता है, क्योंकि बेंजामिन केवल 12-13 साल का एक यंग लड़का दिखता है और उसे वहाँ के कर्नल से डांट खानी पड़ती है। इस वजह से वह रोते हुए घर आ जाता है। 1920 में रॉस्को बटन के बेटे का जन्म होता है और किसी को यह विश्वास नहीं होता कि 10 साल का दिखने वाला बेंजामिन बटन, जो पूरे घर में दौड़ते हुए खेल रहा है, उस इन्फेंट बच्चे का ग्रैंडफादर है। 5 साल के बाद बेंजामिन और उसका ग्रैंडसन दोनों 5 के ही दिखते हैं। रॉस्को का बेटा जब फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट होता है तब बेंजामिन किंडरगार्टन में होता है। धीरे धीरे बेंजामिन सब कुछ भूलता जाता है, वर्ड्स, फीलिंग्स, सारे रिलेशंस, इमोशंस, सब कुछ। उसे जब भूख लगती है तो वो रोता है, उसकी नैनी उसे दूध पिलाती है और बेंजामिन बिल्कुल एक इन्फेंट बच्चे सा दिखता है। तो इतनी ही थी आज की स्टोरी। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड की लिखी ये जीनियस शॉर्ट स्टोरी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्टेंस जैसे ह्यूमन बिहेवियर को शो करता है। सारे कैरेक्टर्स फिलोसॉफिकल अफोरिज्म्स को डिलीवर करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि हर एक दिन हमें कैसे जीना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस से हम लाइफ को और भी बर्डनसम बनाते हैं। अच्छे या बुरे वक्त के साथ हमें लाइफ जीना आना चाहिए, इसलिए एक्सपेक्टेशंस के बोझ से हमें उसे वल्नरेबल नहीं बनाना चाहिए। चेंज लाइफ का एक इनएविटेबल प्रोसेस है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए लाइफ लाइवली होनी चाहिए। होपफुली आप सभी को आज की चोजन रीड पसंद आई होगी। अपने व्यूज़ और सजेशंस को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी बुक वाइज की जर्नी काफ़ी नई है। आपके सजेशंस हमें बेहतर एक्सपीरियंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही फैसिनेटिंग रीड के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।